नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों एक वीडियो संविधान निर्माण और संविधान सभा के संदर्भ में। इससे पहले हमें लेकर आ चुका हूं मित्रों, और आज हम फिर से संविधान निर्माण के संदर्भ में और संविधान सभा के गठन के संदर्भ में बात करने वाले हैं। किस तरीके से संविधान सभा के गठन का आधार क्या रहा, किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन का गठन किस संदर्भ में किया गया। यानी कैबिनेट मिशन ही अगर देखें मित्रों तो संविधान सभा के गठन का प्रमुख आधार बना। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, चुनावों के पश्चात मित्रों ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली मित्रों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि क्रिप्स मिशन यानी कि स्टेफर्ड क्रिप्स ने 1942 में पुनः एक बात दोहराई थी, जो कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका अवश्य मिलेगा। और 1942 में मित्रों एक व्यक्ति जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, उनके द्वारा भी पुनः इस बात का दोहरान किया गया या दोहराया गया कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका अवश्य देंगे। परंतु मित्रों कुछ भारतीय नेता जिनको स्टेफर्ड क्रिप्स के जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 में तैयार किया गया उस पर विश्वास नहीं था। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी ने स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में मित्रों कहा था, यानी कि स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो तैयार किया गया क्रिप्स प्रस्ताव था उसके बारे में कहा कि ये एक तरीके से क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, पोस्ट डेटेड चेक की भांति है। यानी कि ऐसा चेक जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है। इस तरीके की संज्ञा किसको दी मित्रों? क्रिप्स प्रस्ताव को किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसी प्रकार मित्रों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे कौन? नेहरू जी। उन नेहरू जी के द्वारा भी क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा गया मित्रों, उनके द्वारा भी कुछ इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए कि क्रिप्स प्रस्ताव लड़खड़ाते या दिवालिया बैंक का एक तरीके से पोस्ट डेटेड चेक है। इस तरीके की बातें नेहरू जी के द्वारा, और यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्टेफर्ड क्रिप्स को शैतान का दूत और शैतान का वकील कहकर भी क्या किया है मित्रों? संबोधित किया है। जैसे ही मित्रों चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जो कि वादा किया गया था भारतीयों से उसी आधार पर क्लीमेंट एटली क्या करते हैं मित्रों? उनकी सिंपैथी भारत देश के साथ थी, तो क्लीमेंट एटली भारत के लोगों को राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से अपने कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह डिसाइड करते हैं। एक कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह यानी कि एक आयोग का गठन करते हैं, जिसकी घोषणा करते हैं मित्रों 19 फरवरी 1946 को, जिसे एक तरीके से हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। उसमें 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से थे मित्रों, और उन 3 व्यक्तियों का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत मंत्री के पद पर थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि मित्रों व्यापार मंत्री के पद पर थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि मित्रों नौसेना मंत्री के पद पर थे। तो इन तीनों व्यक्तियों का समूह 24 मार्च 1946 को मित्रों भारत में आता है और भारत में एक विशेष योजना तैयार करता है जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। और ये कैबिनेट मिशन योजना ही मित्रों भारतीय संविधान सभा का आधार बनती है। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं हम। कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार से संविधान सभा का निर्धारण किया, कितनी सदस्य संख्या थी उसमें, किस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव होते, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए मित्रों करते हैं बात। देखिए मित्रों आपके सामने ये देखिए, सबसे पहले जो मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूं वो है क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव देखो, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, इनका नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उनके द्वारा 1942 में क्या किया गया मित्रों? तैयार किया गया। इस क्रिप्स प्रस्ताव को देखो गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई, यानी उत्तर तृतीय चेक गांधी जी के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को मित्रों कहा गया था। उसी प्रकार मैंने बताया था कि नेहरू जी ने इसे लड़खड़ाते दिवालिया बैंक का क्या कहा मित्रों? पोस्ट डेटेड चेक कह करके संबोधित किया। यहाँ तक ही नहीं मित्रों, नेहरू जी ने खुद स्वयं सर स्टेफर्ड क्रिप्स को शैतान का दूत या वकील कह करके संबोधित किया। देखिए मित्रों नेहरू जी ने किसको? क्रिप्स को शैतान का वकील, शैतान का दूत, वकील या दूत कहकर क्या किया है मित्रों? संबोधित किया है। ठीक है।
देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की क्या बनी मित्रों? सरकार। और मैंने बताया क्लीमेंट एटली क्या बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है। कैबिनेट मिशन जिसकी घोषणा क्लीमेंट एटली के द्वारा 19 फरवरी 1946 कब की गई मित्रों? 19 फरवरी 1946। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई थी। और ये भारत कब आया था मित्रों? 24 मार्च 1946 को। कब आया था मित्रों? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। उद्देश्य क्या था? भारतीयों को राजनीतिक नेतृत्व के रूप में सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा हेतु 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक तरीके से दल था। यानी कि अगर हम ये कहें, ये चाहते थे कि अब भारतीयों को अंग्रेज अब पूरी तरीके से ये मान चुके थे कि भारत में हम अब सत्ता यानी कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, क्योंकि भारतीयों में अब एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता चरम पर थी मित्रों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लीमेंट एटली के द्वारा कि राजनीतिक जो नेतृत्व है वो भारतीय लोगों को सौंप दिया जाए, सत्ता का हस्तांतरण भारतीय लोगों को कर दिया जाए। इसके संदर्भ में उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों का समूह, जो 3 व्यक्ति थे, उनका समूह भारत भेजा, जिसमें एक थे, इसका नाम क्या है देखो, पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारत मंत्री के पद पर थे। दूसरे व्यक्ति वही स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार मंत्री के पद पर थे मित्रों। और तीसरे व्यक्ति है मित्रों एपी अलेक्जेंडर, जो कौन से? नौसेना मंत्री के पद पर थे। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में योजना प्रस्तुत की। उसे क्या नाम दिया गया मित्रों? कैबिनेट मिशन योजना नाम दिया गया। ठीक है। देखो चले आगे। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों कि देखो, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो संविधान सभा का जो आधार स्तंभ है, संविधान सभा का जो आधार बना था, वो कौन बना था मित्रों? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का आधार किसे माना जाता है? कैबिनेट मिशन। तो देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार से कैबिनेट मिशन के जो 3 व्यक्तियों का जो समूह भारत आया, उसने किस प्रकार से संविधान सभा के स्वरूप का एक तरीके से गठन किया, किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण किया, तो देख लीजिए मित्रों। कुल सदस्य संख्या कितनी? 389, जिनमें से देखिए मित्रों 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो टोटल मिला के कितने ब्रिटिश प्रांतों से? 296 सदस्य। कितने सदस्य? 296 सदस्य, जिनमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। अगर 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की बात करें तो मित्रों एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस समय था दिल्ली। दूसरे अगर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और मित्रों बलूचिस्तान, जो कि आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में है। इस तरीके से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस समय हुआ करते थे। ये देख लीजिए, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और 93 देसी रियासतें। यानी कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से चुन करके आएंगे और 93 सदस्य देसी रियासतों से चयन होकर के जाएंगे। किसमें? संविधान सभा में। ये सारी बातें तय की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है। और क्या तय किया गया? देखो, ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतों से जनसंख्या के अनुपात में सीटें निर्धारित। हम भाई संविधान सभा में जितने सदस्य जाने हैं, तो ये जो सदस्य जाएंगे वो किस आधार पर जाएंगे? जनसंख्या के अनुपात में जाएंगे। और सामान्य तौर पर जनसंख्या का जो क्राइटेरिया रखा गया मित्रों, वो रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में चयन होकर के जाएगा। इस तरीके का प्रावधान किया गया था। देखो, 10 लाख पर एक सीट, यानी कि एक सीट, ठीक है, एक व्यक्ति चुन करके जाएगा। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख, सामान्य के मध्य जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित। सामान्य वर्ग के लिए 213, मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 400। क्या था मतलब? संविधान सभा में अगर देखें तो जनसंख्या के रूप में प्रत्येक समुदाय से, और समुदाय 3 समुदाय प्रमुख थे। एक समुदाय था सामान्य वर्ग, और सामान्य वर्ग से 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई। उसके बाद मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में कितनी सीटें मित्रों? 73
9 सीटें निर्धारित की गई। कितनी सीटें निर्धारित की गई? 79। और जो सिख समुदाय था उसके लिए टोटल कितनी सीटें? 4 सीटें निर्धारित की गई। कहने का मतलब ये मुस्लिम और सिखों को छेड़ दे तो छोड़ दे तो बाकी सब सामान्य के अंतर्गत, बाकी जितने भी समुदाय थे वो किस कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए? सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए। और सामान्य कैटेगरी के लिए 213 सीटें डिसाइड की गई, मुस्लिमों के लिए 79 और सिख जो समुदाय था उसके लिए 4। अब सामान्य वर्गों में जैसे अनुसूचित जाति समुदाय था, भारतीय ईसाइयों का समुदाय था, आंग्ल भारतीय समुदाय भी था, इस तरीके से बहुत सारे समुदाय थे, उनकी चर्चा हम आगे इसी में करेंगे। देखिए चलो अब देखिए ये बात हो चुकी है, सामान्य वर्ग से वही 213 सीट, मुस्लिम से 79 सीट और सिख समुदाय को 4 सीट। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडल द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कहने का मतलब ये था कि जितने भी समुदाय थे उन समुदाय के सदस्यों का चुनाव उस समुदाय के लोगों के द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा किसके आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाना तय किया गया। ठीक है, तो ये था प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किया जाएगा और समुदाय के सदस्यों द्वारा कौन सी विधि? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाएगा। ठीक, आगे देखो, जो देसी रियासतें थी मित्रों, देसी रियासतों की बात करें तो देसी रियासतों में देखो, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं बल्कि रियासतों के प्रमुखों द्वारा। देसी रियासतें, वैसे तो मित्रों 565 देसी रियासतें उस समय थी, जिनमें से 93 सदस्य ही नामांकित होकर के चयन होकर के संविधान सभा में जाएंगे, ये बात तय हो चुकी थी कैबिनेट मिशन में। तो अब वो 93 सदस्यों का क्या चुनाव होगा? नहीं मित्रों, उनका चुनाव नहीं किया जाएगा, वो चुनाव के आधार पर चयन उनका नहीं होगा। वो जो देसी रियासतों के जो प्रमुख हैं, जो राजा हैं, जो नरेश हैं, वो अपनी मर्जी से उन व्यक्तियों को संविधान सभा में चयन करके भेजेंगे। इस तरीके की कुछ बातें थी, यानी कहने का मतलब वो एक तरीके से मनोनीत किए जाएंगे, किसके द्वारा? राजा के द्वारा। तो देसी रियासतों के जो सदस्य थे उनका चुनाव नहीं हुआ था, जबकि ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे 296, उन पर संविधान सभा के क्या हुए मित्रों? चुनाव हुए थे। ठीक है, तो अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित या मनोनीत सभा थी। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश प्रांतों से तो कितने सदस्य मित्रों? 296 सदस्य, और इनका क्या होना है? चुनाव होना है। जो प्रांतीय विधानमंडल है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर 296 सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। जबकि जो 93 सदस्य थे इनके बारे में तय हुआ कि ये राजाओं के प्रमुखों द्वारा, जो देसी रियासतें उनके राजा या फिर राज प्रमुखों द्वारा अपनी मर्जी से नामांकित या मनोनीत किए जाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से संविधान सभा आंशिक रूप से तो क्या थी? निर्वाचित थी, और आंशिक रूप से मनोनीत या फिर नामांकित थी। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया गया था। सीमित मताधिकार, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। और निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सीधे ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ। संविधान सभा में अगर देखा जाए तो जनता द्वारा संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे, जनता द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव हुआ और उनके द्वारा मित्रों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। इसलिए यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया थी वो प्रत्यक्ष नहीं होकर के क्या थी? अप्रत्यक्ष थी। देखिए, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया गया, सीमित मताधिकार का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। कैसे? तो उस समय मित्रों अगर हम बात करें तो संविधान सभा में एक ही राजनीतिक दल ने भाग नहीं लिया। उस समय 9 राजनीतिक दल थे और 10वें नंबर पर हम अगर बात करें तो निर्दलीय इंडिपेंडेंस पार्टी थी, यानी कुल 10 पार्टियां अगर देखा जाए तो उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। मूल पार्टियां 9 थी
और 10वें नंबर की बात करें तो वो इंडिपेंडेंस पार्टी यानी निर्दलीय व्यक्ति जो कि चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो इस तरीके से 9 पार्टियां संविधान सभा में उन्होंने भाग लिया, इसलिए संविधान सभा क्या थी, एक तरीके से क्या थी मित्रों, बहुदलीय निकाय थी। क्या थी, बहुदलीय निकाय। ओके, तो ये याद रखना है कि संविधान सभा में कितनी राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, तो 9। और 10वें नंबर पर किनका नंबर आता है, निर्दलीयों का, यानी कि इंडिपेंडेंस पार्टी का। ठीक है, निर्दलीय सदस्यों ने भी संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था, ये बात हो चुकी है। चलिए, अब चुनाव किस प्रकार से होंगे, तो ये तो आपको पता है कि भाई अब हम ये जान चुके हैं मित्रों। देखो, एक बार चर्चा कर लेते हैं दोबारा से। क्या चर्चा कर लेते हैं, जो कैबिनेट मिशन था, क्या था मित्रों, कैबिनेट मिशन, जो कि संविधान सभा का आधार बना। इस कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों का निर्धारित की, 389, और इन 389 में से 296 सदस्य किससे मित्रों, ब्रिटिश प्रांतों से। किससे, ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर जाने थे। और 93 सदस्य कहाँ से जाने थे मित्रों, देसी रियासतों से। अब मित्रों, तो चुनाव होना है, तो यहाँ पर जो ये सदस्य गए हैं, जो सीटें निर्धारित की हैं, ये किस आधार पर कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटें डिसाइड की गई, यानी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में चुन करके जाएगा। दूसरा, 3 समुदाय थे, कौन कौन से, एक तो संविधान सभा का आधार क्या था, वर्गीय था, यानी सामुदायिक आधार पर थी संविधान सभा का चुनाव। किसके आधार पर हुआ, सामुदायिक आधार पर हुआ। किस आधार पर, यानी कि या तो समुदाय कह लो या फिर क्या कह लो, वर्गीय आधार। तो कितने वर्ग डिसाइड किए गए, 3, मुख्य रूप से 3 थे। एक तो सामान्य वर्ग, जिसके लिए 213 सीटें डिसाइड थी। एक मुस्लिम वर्ग था, एक क्या था, मुस्लिम वर्ग, जिसके लिए कितनी, 79 सीटें डिसाइड थी। और एक था तो सिख समुदाय, उसके लिए कितनी थी तो 4। तो टोटल 296 सदस्य डिसाइड किए गए, 296 सीटों पर चुनाव होना तय हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, देखो किसकी, संविधान सभा के चुनाव व चुनाव परिणाम। देखिए, संविधान सभा के चुनाव कुल 296 सीटों पर कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न। ठीक है, कुल 9 राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया और कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़े। ठीक है, अब देखो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, 208 सीट। मुस्लिम लीग को देखो कितनी सीटें मिली, 73 सीटें। और जो 7 अन्य दल थे उनको एक एक सीटें, मतलब 7 सीटें इनको मिली। जो निर्दलीय थे यानी कि इंडिपेंडेंस थे, पार्टियों से थे, उनको 8 सीटें। देखो बात करें दोबारा, देखो चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। कितनी पार्टियों ने भाग लिया था मित्रों, टोटल 9, और एक अगर देखें तो कुछ निर्दलीय भी थे। तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस की बात करते हैं तो इसको कितनी सीटें मिली, 208 सीटें मिल गई। ठीक, मुस्लिम लीग भी थी उसमें पार्टी है, मुस्लिम लीग को कितनी मिल गई, इसको मिल गई मित्रों 73 सीटें। उसके बाद जो 7 अन्य राजनीतिक दल थे उनको एक एक सीटें मिल गई। और जो निर्दलीय थे मित्रों, निर्दलीय जो थे उनको कुल 8 सीटें मिल गई। इस प्रकार से चुनाव परिणाम रहे। ठीक है, अब देखो मित्रों, प्रत्येक वर्ग को कितना कितना संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आज तक आपको कहीं भी, शायद मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में बताया गया हो, और बताया भी गया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर इसको ध्यान से देखना है। इससे अभी तक प्रश्न तो नहीं बना है, मगर हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन जाए। तो देखिए, प्रमुख समुदाय जिनमें संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, देखो हिंदू जो समुदाय था उसको कितनी सीटें मिली, 163 सीट। मुस्लिम समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व मिला, 80 सीटों पर। और एससी जो समुदाय था, अनुसूचित जाति समुदाय, उसको 31 सीटों पर। इधर देखिए मित्रों, भारतीय ईसाई उनको 6 सीटों पर, पिछड़ी जनजातियां उनको भी 6 सीटों पर, सिखों को 4 सीटों पर, एंग्लो इंडियन को 3 सीटों पर, और पारसियों को 3 सीटों पर। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका है? हिंदुओं का, 163 सीटें हैं। फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिमों को कितनी? 80 सीट। एससी के लिए कितनी मित्रों? 31। ठीक। भारतीय ईसाइयों के लिए 6, पिछड़ी जनजातियों के लिए भी 6, सिखों के लिए वही 4, एंग्लो इंडियन के लिए 3 और पारसियों के लिए 3। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा, अब देखो जैसे ही चुनाव हुए मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिल पाई मित्रों, तो उसने अपनी स्थिति को कमजोर पाते हुए उसने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया कि हम तो इन जो चुनाव परिणाम जो आए हैं इनको नहीं मानते, इनमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। इस तरीके से उन्होंने 16 अगस्त 1946 को एक तरीके से विरोध के रूप में 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया और मनाया भी गया मित्रों। 16 अगस्त को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और संविधान सभा की बैठक में भाग लेने से क्या कर दिया मित्रों? इनकार कर दिया, मना कर दिया। ये जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर हम बात करें मित्रों, तो कलकत्ता के एक प्रधानमंत्री जो मुस्लिम लीग की तरफ से थे, उनका नाम था हसन सोहरावर्दी। उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद मित्रों, जो कि भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं, बने हैं, उनके द्वारा इस दिन को यानी 16 अगस्त 1946 का जो दिन था, उन्हें भारत के इतिहास में एक तरीके से उस दिन को उनके द्वारा काले दिवस की क्या दी गई मित्रों? संज्ञा दी गई। देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमजोर पाते हुए इसका विरोध किया। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और संविधान सभा की बैठक में भाग लेने से क्या कर दिया मित्रों? मना कर दिया। भाग नहीं लेने का क्या किया? निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। सीधी कार्रवाई दिवस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो मैं बता चुका हूं, कलकत्ता के मुस्लिम प्रधानमंत्री, इनका नाम है हसन सोहरावर्दी। ठीक है, और सीधी कार्रवाई दिवस को देखिए, मैंने बताया मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने हैं मित्रों, उनके द्वारा उस दिवस को काले दिवस की संज्ञा दी है। और ये प्रश्न मित्रों देखो सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। अभी जो लेटेस्ट सीईटी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा? तो ये मनाया गया मित्रों 16 अगस्त 1946। ठीक है, और ये स्थिति क्यों पैदा हुई थी? क्योंकि मुस्लिम लीग को इतने संविधान सभा की जो 296 सीटों पर चुनाव हुए, उसमें सीटें जितनी उनको अपेक्षा थी उसके अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाई, यानी कि 33 सीटें मिल पाई। तो अपनी स्थिति को कमजोर देखते उन्होंने इसका विरोध किया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मित्रों कलकत्ता के मुस्लिम प्रधानमंत्री हसन सोहरावर्दी की थी। और इस दिन यानी कि 16 अगस्त 1946 का जो दिन था, एक तरीके से उसे भारतीय इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाता है। और भारतीय इतिहास में काले दिवस के रूप में संज्ञा देने वाले व्यक्ति जो है, उनका नाम है मित्रों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब देखिए मित्रों नवंबर 1946 में नवंबर 1946 में उस समय वायसराय थे हमारे यहाँ पर, वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे मित्रों? लॉर्ड वेवेल। ये लॉर्ड वेवेल द्वारा मित्रों क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया मित्रों? संविधान सभा का गठन किया गया। लॉर्ड वेवेल द्वारा संविधान सभा का गठन। ठीक है, और आपको पता है मित्रों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई मित्रों? संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के पुस्तकालय भवन असेंबली हॉल में। ठीक है, रात 11 बजे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की मित्रों पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया मित्रों? अध्यक्ष। तो ये याद रखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। इसी प्रकार मित्रों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा और एस.सी. मुखर्जी, उन्हें क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। टी.टी. कृष्णाचारी, उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया। इस तरीके से 2 उपाध्यक्ष भी संविधान सभा के बने थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि संविधान सभा का आधार कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के द्वारा किस तरीके से संविधान सभा का स्वरूप तैयार किया गया, किस तरीके से चुनाव हुए और कितने कितने सीटें किन किन पार्टियों को मिली, ये सारी चर्चा हमने इस वीडियो में की। इससे आगे हम मित्रों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए 1 मिनट मित्रों, एक चीज ध्यान रखना है, अगर वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है मित्रों, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।